हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया यहाँ पे विज्ञान की पाठ्य योजना। अगर आप लोग को वीडियो देखने के बाद इस वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखनी है, पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियोज़, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ हेल्पफुल वीडियो, तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, काफ़ी समय आपका मैं नहीं लेता हूँ। आप लोगों को बीच में कभी मैं टोकता नहीं हूँ कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इसलिए आप लोग अगर हेल्प मिलती है तो ज़रूर करिएगा कार्य, और मेरे कार्य को अप्रिसिएट करिएगा। सबसे पहले आपको लिखना होता है, जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से दैनिक पाठ्य योजना संख्या या फिर सिर्फ पाठ्य योजना लिखना चाहें तो सिर्फ पाठ्य योजना लिखिएगा। डेट लिखना होता है, दिनांक लिखना होता है, कक्षा लिखनी है। कक्षा हमारी आज की है 9वीं और 10वीं के लिए हम बना रहे हैं ये पाठ्य योजना। कालांश अपने अनुसार लिख लीजिएगा, जिस भी पीरियड में आप जाएंगे उसको लिख लीजिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे समय आपको जितना भी दिया जाए वो समय लिखिएगा। 30 मिनट दिया जाए तो 30 मिनट लिख दीजिएगा, 40 मिनट दिया जाए तो 40 मिनट लिखिएगा। उसके बाद हमारा आज का जो प्रकरण विषय आपको पहले बता चुका हूँ, विज्ञान का है, ठीक है, विज्ञान। और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है हाइड्रोकार्बन का नामकरण। इसको सही से देख लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन का नामकरण। अब इसके बाद आता है आपका ज्ञान, यहाँ पे उद्देश्य। और ये जो उद्देश्य है ये विशिष्ट उद्देश्य है। इसमें आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे एक तरफ लिख लीजिए उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, दूसरी तरफ लिख लीजिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, यानी कि आप क्या व्यवहार में परिवर्तन बच्चों के देखना चाहते हैं चैप्टर पढ़ाने के बाद। तो पहला हेडिंग देखिए लिखा गया इसमें, ज्ञानात्मक उद्देश्य। विद्यार्थी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कार्बनिक यौगिकों की सार्थकता जांच सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अवबोध। विद्यार्थी हाइड्रोकार्बन के नामकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी नामकरण के विभिन्न प्रकारों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा हेडिंग है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी इससे संबंधित जानकारी का उपयोग नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे। अगला हेडिंग है कौशल। इसमें देखिए लिखा गया, विद्यार्थी इससे संबंधित जानकारी में दक्ष होंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी नामकरण के बारे में चार्ट या मॉडल बना सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि। इसमें लिखा गया, विद्यार्थी विभिन्न पुस्तकों से इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी विभिन्न विज्ञान कार्यक्रमों में रुचि लेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका अवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी इसके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रख सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकेंगे। अब अगला हेडिंग आता है यहाँ पे आपका, देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में लिखा गया श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक। इसके अलावा आप भी कोई भी चीज़ यूज करते हैं शिक्षण कार्य के लिए तो वो यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत लिख सकते हैं। शिक्षण प्रविधि और विधि है, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि कर लीजिएगा, ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होता है। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखा गया है, विद्यार्थियों को हाइड्रोकार्बन के बारे में सामान्य जानकारी है। अब आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना हेडिंग डालिए, 3 कॉलम में डिवाइड करिए। कम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर देंगे, उस आंसर से दूसरा प्रश्न बनेगा, फिर उसका आंसर आएगा, उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न पूछना बच्चों से, हाइड्रोजन व कार्बन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे हाइड्रोकार्बन का। दूसरा प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन में सी जो बना रहता है, सी बॉन्ड सी के मध्य बंध कौन कौन से पाए जाते हैं, बच्चे बोलेंगे एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, ठीक। कक्षा 9-10 के बच्चे तो इतना तो बता ही लेंगे। तीसरा प्रश्न है, एकल बंध से बंधित सी का नामकरण कैसे करते हैं, तो बच्चे बोलेंगे एल्केन से, ठीक है, एल्केन से करते हैं। फिर चौथा प्रश्न आएगा, एल्केनों का नामकरण किस प्रकार करते हैं, बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब ये नामकरण कैसे करते हैं ये नहीं बता पाएंगे, उसको क्या बोलते हैं ये बता पाएंगे। तो समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे, यानी कि टॉपिक बच्चों को बताएंगे कि वो कौन सा टॉपिक उनको आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है, बच्चों आज हम हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बारे में उनको आप पढ़ाने वाले हैं। अब उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। लिखिए प्रस्तुतिकरण। अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये रूढ़ पद्धति लिखा गया है, ठीक है, रूढ़ पद्धति लिख लीजिएगा इसको, रूढ़ पद्धति। विकासात्मक प्रश्न है, कार्बनिक यौगिकों से नामकरण की 3 यहाँ पे विधियाँ हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। पहला रूढ़ पद्धति है,
इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम उसके प्रतिस्रोत स्थान या उसके किसी गुण के कारण के आधार पर कर दिया जाता है। ये नाम नियमबद्ध न होने के कारण इसे अलग अलग याद रखना पड़ता है। कुछ यौगिकों के रूढ़ नाम इस प्रकार हैं, जैसे सूत्र है CH4 मार्स गैस दलदल से मिलता है, CH3OH कास्ट स्पिरिट लकड़ी से मिलता है, CH3COOH एसिटिक अम्ल सिरका से मिलता है ये, HCOOH फॉर्मिक अम्ल चींटी के अंदर मिलता है ये, C एक तरफ COOH है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, नीचे CH3 है, लैक्टिक अम्ल है, दूध में मिलता है ये। इसी चार्ट को यहाँ पे देखिए सैंपल वाले कॉलम में दर्शा दिया गया है, ब्लैक चार्ट पेपर खरीद के उसको चिपका के वहाँ पे दर्शा दिया गया है, सारी चीज़ें वही हैं। बोधात्मक प्रश्न है, दलदल से किस कार्बनिक यौगिक की प्राप्ति होती है? बच्चे बोलेंगे मार्स गैस CH4 की। दूसरा है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बच्चे बोलेंगे एसिटिक अम्ल। तीसरा है कास्ट स्पिरिट किस कार्बनिक यौगिक का नाम है? बच्चे बोलेंगे CH3OH का नाम। विकासात्मक प्रश्न है अगला, अन्य कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस पद्धति द्वारा किया जाता है? बच्चे बोलेंगे व्युत्पन्न पद्धति के द्वारा। दूसरा है व्युत्पन्न पद्धति द्वारा नामकरण करना किस प्रकार किया जाता है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है व्युत्पन्न पद्धति, इसको लिख लीजिए व्युत्पन्न पद्धति यहाँ से देख के। इस पद्धति में नामकरण इसी श्रेणी से के सरल सदस्य के नाम से व्युत्पन्न किए जाते हैं। सामान्यतः जनक यौगिकों को उन यौगिकों की सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य माना जाता है तथा इसे रूढ़ नाम अनुलग्न के रूप में लिखा जाता है। प्रतिस्थापितों के नाम पुनर्लग्न के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे उच्चारण के लिए एल्केन को मेथेन का, एल्कीन को यहाँ पे एथिलीन का, एल्काइन को एसिटिलीन का, एल्कोहल को कार्बोनिल का, कीटोन को एसीटोन का, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। अब यहाँ पे सामने वाले कॉलम में देख लीजिए क्या लिखा गया है। विद्यार्थी वाले कॉलम नहीं तो नहीं, क्या आप लोग कहेंगे नहीं दिखा है। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज़ लिखी जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो यहाँ पे मनोयोग से समझेंगे उस चीज़ को जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिखाया गया है, CH3 बॉन्ड बनाया CH2 उससे, फिर OH का मेथिल कार्बोनिल, CH3 CH2 CH CH3OH एथिल मेथिल कार्बोनिल। ठीक है, इसको देख के आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। बहुत प्रश्न है, बहुत प्रश्न में देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया कीटोन को किसका व्युत्पन्न माना जाता है? बच्चे बोलेंगे एसीटोन का। दूसरा है CH3 CH2OH का नाम क्या है? बच्चे बोलेंगे मेथिल कार्बोनिल। ठीक है, तीसरा है यहाँ पे इस पद्धति में नाम किसके नाम से व्युत्पन्न किए जाते हैं? बच्चे बोलेंगे सरल सदस्यों के। विकासात्मक प्रश्न है हाइड्रोकार्बन यौगिकों के नामकरण की तीसरी पद्धति कौन सी? बच्चे बोलेंगे IUPAC। IUPAC का पूरा नाम बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न है। अब इसके बारे में आप पढ़ाएंगे IUPAC पद्धति के बारे में। यहाँ पे देखिए IUPAC पद्धति लिखा गया, IUPAC पद्धति। इस पद्धति का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, इस यहाँ पे छात्र वाले कॉलम में देख लीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, इस पद्धति के नामकरण के लिए मूल हाइड्रोकार्बन के लिए मूल शब्द जैसे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट आदि का प्रयोग किया जाता है। यदि मूल कार्बन श्रृंखला से सभी कार्बन परमाणु एकल बंध से बंधित हैं तो प्राथमिक अनुलग्न एन होता है। वह यदि द्विबंध से या वह त्रिबंध हो तो क्रमशः इन और आइन का यहाँ पे अनुलग्न लगा होता है। तथा एल्केन के लिए सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा CnH2n+2। एल्कीन के लिए CnH2n होता है तथा एल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है। जैसे एथेन के लिए CH3 ठीक, एथीन के लिए CH2 इसको 2 बॉन्ड है CH2। एसिटिलीन के लिए, एथिलीन के लिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH। छात्र वाले कॉलम में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पे सैंपल पे जो आपने यहाँ पे बताया है वही यहाँ पे लिखा गया है, कुछ अलग नहीं लिखा गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न। पुनरावृत्ति व मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण मुख्यतः कौन सी पद्धति से किया जाता है? तो यहाँ पे आप सभी को पता है IUPAC पद्धति से किया जाता है। अब दूसरा है हाइड्रोकार्बन के नामकरण का सामान्य सूत्र। यहाँ पे देख लीजिए
फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है बच्चों को। तीसरा प्रश्न है लैक्टिक अम्ल डैश 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 पदार्थ में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, आप सभी को पता है। आईयूपीएसी का पूरा नाम अभी बताया, आईयूपीएसी का पूरा नाम आपको अभी बताया गया है थोड़ी देर पहले। पाँचवा है रूढ़ पद्धति में CHOOH को क्या नाम है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आप सभी को पता है कि लास्ट हेडिंग दिया जाता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। बच्चों को गृह कार्य जरूर देना चाहिए जिससे बच्चे घर पे जाएं और उस चीज़ का रिवीजन कर सकें और उन चीज़ों को याद कर सकें। अपने से जब पढ़ेंगे तो उनको सारी चीज़ अच्छे से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे प्रश्न दिया गया रूढ़ पद्धति को परिभाषित करते हुए आईयूपीएसी पद्धति के बारे में विस्तारपूर्वक बताइए। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को हेल्प जरूर मिली होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प मिली है इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे लाइक बटन है, उस पर क्लिक करके लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोगों को डेली बेसिस पे देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अगर आप लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, यहाँ पे BTC कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस चैनल से लाभ जरूर मिलेगा। और अगर इस वीडियो की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में आप लोगों को तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहाँ से बिल्कुल फ्री में इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।